नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवा शक्ति समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी असम की संस्कृति, कला और भाषा का सम्मान नहीं किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने दौरे में असम विद्रोह का स्थान बना था और कई युवाओं की जान गई। अमित शाह ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने 2020 में बोडो, 2021 में कार्बी, 2022 में आदिवासी, 2023 में डीएनएलए और 2024 में यूएलएफए समझौते कर असम को शांत बनाने का काम किया। उन्होंने विकास परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने असम को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया है। तो वहीं आपको बताते चले इस दौरान अमित शाह ने क्या कुछ कहा। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवा शक्ति समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार 2020 में बोडो, 2021 में कौबी और 2022 में आदिवासियों को असम को शांत बनाने में लगातार काम करती नजर आई है। के प्रधानमंत्री भी 10 साल तक चुनकर गए। मनमोहन सिंह जी यहां से सांसद बने थे, मगर असम के स्वास्थ्य का सुधार नहीं किया। और 10 ही साल में आज मैं मंच से गौरव से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने असम को स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में आज स्वावलंबी बनाने का काम समाप्त कर दिया। और कांग्रेस के 10 साल में 15 साल तक हर साल 150 करोड़ रुपया, आप कल्पना करिए कितना योग होता है। बच्चे जरा गिनती कर ले, मोबाइल निकाल कर। 15 साल तक 150 करोड़ हर साल उन्होंने निकाल। 9 लाख ऐसे बच्चे इनका इलाज हो गया जिनका जन्म ही नहीं हुआ था। 390 ऐसी आंगनवाड़ी का पैसा चला गया जो कभी कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुई थी। और गरीब बच्चों के पोषण के लिए जो पैसा दिया गया वो भी कांग्रेस की जमात के पॉकेट में चला गया। 15 साल तक हर साल 150 करोड़ रुपया स्वास्थ्य का, जो बच्चे के मुंह का निवाला है, जो बच्चे की शिक्षा की आदत बनाने की आंगनवाड़ी है और बच्चों के इलाज का है। 9 लाख बच्चे ऐसे जो जन्मे ही नहीं, इनका इलाज कर दिया इन्होंने। न जाने कैसे जादू करते हैं लोग। और उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आसाम का स्वास्थ्य का बजट जो 4000 करोड़ था, जिसमें से 150 करोड़ रुपया कांग्रेस हर साल चोरी कर जाती थी, वो बजट को 9000 करोड़ का कर हमने रुपयों को जमीन तक पहुंचाया। ये कांग्रेसियों ने जब से कांग्रेस की सरकार आई, असम को घुसपैठियों की पनाहगाह बनाया था। हमने वादा किया था हम असम को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे और हेमंत जी ने 1,51,000 बीघा घुसपैठियों से मुक्त कराया। और मैं आज असम की जनता को कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, एक तीसरा मैंडेट दे दीजिए। केवल असम नहीं, पूरे देश से घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकाल देंगे, चुन चुन कर। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने कभी भी असम की संस्कृति, असम की कला, भाषा कभी सम्मान नहीं किया। वो तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस के जमाने में ये असम एक प्रकार से विद्रोह का स्थान बना था। सैकड़ों युवा मारे गए, कितने हथियारी ग्रुप थे, पुलिस भी मारी जाती थी तो असम का युवा मरता था। और पुलिस की एक गोली से भी कोई मारा जाता था तो असम का युवा मरता। हमने 2020 में
बोडो शांति समझौता किया, 21 में कार्बी शांति समझौता किया, 22 में आदिवासी शांति समझौता किया, 23 में डीएनएलए समझौता किया और 24 में उल्फा समझौता कर आज असम को शांत बनाने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व 10,800 से ज्यादा हथियारी ग्रुप सरेंडर कर चुके हैं। तो वहीं राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक बुलाई। बैठक में कल होने वाले मतदान की प्रक्रिया और रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं एनडीए ने विश्वास व्यक्त किया कि बिहार की सभी 5 सभा सीटें जनता की जीतना ही उनका लक्ष्य है। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक बुलाई। बैठक में कल होने वाले मतदान की प्रक्रिया और रणनीति पर चर्चा की गई। एनडीए ने विश्वास व्यक्त किया कि बिहार की सभी 5 राज्यसभा सीटें जीतना ही उनका लक्ष्य है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्तौड़गढ़ में आयोजित भव्य जौहर श्रद्धांजलि समारोह में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में देखा जा रहा है कि परिवर्तन राजस्थान की प्रतिभा और वीरता का प्रतिबिंब है। सीएम योगी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चित्तौड़गढ़ का साहस, वीर महिलाओं की विरासत और मीराबाई की भक्ति पूरे देश को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान चित्तौड़गढ़ का साहस, वीर महिलाओं की वीरता, मीराबाई का साहस, इसे लेकर उन्होंने चित्तौड़गढ़ हमेशा इसे याद रखेगा। साथ ही आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्तौड़गढ़ में आयोजित इस भव्य को लेकर बोलते नजर आए। साथ ही चित्तौड़गढ़ में जौहर को श्रद्धांजलि समारोह आयोजित, जहां योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में देखा जा रहा है कि परिवर्तन राजस्थान की प्रतिभा और वीरता का प्रतिबिंब है। सीएम योगी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चित्तौड़गढ़ का साहस, वीर महिलाओं की विरासत और मीराबाई की भक्ति पूरे देश को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। हम लोग आज उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कर पा रहे हैं तो तेज इसी राजस्थान का तेज है, यही चित्तौड़गढ़ का तेज है। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखता है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। यही वीर भूमि है और इसीलिए मुझे लगता है जब भी राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के शौर्य और पराक्रम की बात आती है, यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम की बातें सामने आती हैं, जब वीरांगनाओं के जौहर को हम स्मरण करते हैं और मीराबाई की भक्ति की उस धुन से भारत अभिभूत होता है, तो हम सब उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त कर। आज मुझे यहां पर प्रातःकालीन सत्र में इस वीर भूमि को नमन करने महारानी पद्मावती के जौहर स्थल को नमन करने और
माता कालिका के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैंने जब यहां की इस धरा को नमन किया और इस समारोह के बारे में, यहां के कार्यक्रमों के बारे में मुझे जब जानकारी दी जा रही थी और यहां पर जो मुझसे पूर्व जिन वक्ताओं ने अपने बातों को यहां पे रखा भी, ये लगता था कि ये भारतीय नारी के शौर्य को, उनके अस्मिता को, उनके स्वाभिमान को सम्मान देने का एक कार्यक्रम महारानी पद्मिनी ने हमें विरासत में सौंपी है और उसको नमन करके हम नारी गौरव को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहां पर आए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित विशेष गहन पूर्वालोकन राज्य कार्यशाला में हिस्सा लिया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया और साथ ही बेहतर क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए। कार्यशाला में सरकारी अधिकारी और विभागीय प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्यों की योजनाओं और उनके परिणामों पर चर्चाएं की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित विशेष गहन पूर्वालोकन राज्य कार्यशाला में हिस्सा लिया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया और बेहतर क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए। कार्यशाला में सरकारी अधिकारी और विभागीय प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्यों की योजनाओं और उनके परिणामों पर चर्चाएं की। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस पर आयोजित विकसित राजस्थान रन 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये दिन गौरवशाली और पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वस्थ रहने और नियमित दौड़ लगाने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया अभियान ने प्रदेशवासियों को स्वस्थ और फिटनेस का संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि राजस्थान दिवस पर परंपरा पिछले वर्ष से शुरू की गई है, क्योंकि राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1979 में हुई थी और इसके चैत्र शुल्क प्रतिपदा के दिन मनाने की, साथ ही आपको बता दें, प्रतिपदा के दिन मनाने का निर्णय भी लिया गया है। जयपुर में विकसित राजस्थान रन 2026 जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने किया संबोधित, साथ ही स्वस्थ जीवन और फिट इंडिया अभियान पर भी जोर देते नजर आए। भजनलाल शर्मा राजस्थान दिवस की स्थापना और परंपरा का महत्व भी बताते नजर आए। तो वहीं आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा ने किया सभी को संबोधित, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाने को सभी को इसे लेकर जोर देते नजर आए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस पर आयोजित विकसित राजस्थान रन 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये दिन गौरवशाली और पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वस्थ रहने और नियमित दौड़ लगाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया अभियान ने प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि राजस्थान दिवस की परंपरा पिछले वर्ष से की गई है, क्योंकि राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और इसे चैत्र शुल्क प्रतिपदा के दिन मनाने का निर्णय लिया गया। जिले में हो रही है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, यह गौरवशाली दिवस है, पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, नियमित दौड़ लगाना, स्वस्थ बने रहना मूल मंत्र है। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिट इंडिया अभियान प्रारंभ कर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया है, निश्चित रूप से अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक प्रकार से रहेगा, तो हमारे काम को भी गति मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप विकसित राजस्थान के उसमें हम सभी आगे बढ़ेंगे। दिन की शुरुआत जब दौड़ से होती है तो पूरा दिन ऊर्जा के साथ जाता है।
मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, 2.25 साल हमारी सरकार को हुए हैं। हमारी सरकार ने विकसित राजस्थान के लिए लगातार काम किया है, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे मजदूरों के क्षेत्र में हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर ये हमारा आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपका उत्साह, आपकी उमंग निश्चित रूप से संकल्प विकसित राजस्थान को पूरा करेगी। साथियों, पिछले वर्ष हमारी सरकार ने 100 परंपरा की शुरुआत की थी, क्योंकि इस राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग में बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री जी ने इस राजपूताना राजस्थान को विभिन्न रियासतों को मिलाकर के एक किया था और इस राजस्थान को एक करने का उनका जो दिन था वो प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन था। क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो हम ग्रह नक्षत्र देख के करते हैं, ये हमारी संस्कृति में है। मित्रों, जब ये देखा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र में इंद्र योग के अंदर बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी और उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसके ये कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए राजस्थान की स्थापना की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दिन हमने पिछली साल से हमने कहा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया है और उसी के अंतर्गत कल से हमारे कार्य प्रारंभ हुए हैं। पूरे राजस्थान के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आज इस तरह की दौड़ राजस्थान की। तो वहीं चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में सिंगल फेज में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं बंगाल में 2 फेज 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं 3 राज्य केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज यानी 9 अप्रैल वोटिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 5 राज्यों यूटी में 17.4 करोड़ मतदाता और 824 सीटें हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि पिछले 12 महीनों में चुनाव आयोग ने पारदर्शिता लाने के लिए कई नए प्रयोग किए। पहला था SIR, जिसमें यह निश्चित किया गया कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में न रहे। दूसरा, मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन के बाहर ही रखा जाए, वोट देने के बाद उसे वापस ले सकेंगे। इसके साथ ही 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले, साथ ही इस दौरान 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया गया। सभी के नतीजे 4 मई को होंगे। चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में सिंगल फेज में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं बंगाल में 2 फेज 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं 3 राज्य केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज यानी 9 अप्रैल वोटिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 5 राज्यों यूटी में 17.4 करोड़ मतदाता और 824 सीटें हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि पिछले 12 महीने में चुनाव आयोग ने पारदर्शिता लाने के लिए कई नए प्रयोग किए। पहला था SIR, जिसमें यह निश्चित किया गया कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में न रहे। दूसरा, मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन के बाहर ही रखा जाए, वोट देने के बाद उसे वापस ले सकेंगे। इसके साथ ही 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। तो वहीं चुनाव आयोग की ये बड़ी बात है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। बंगाल में 23, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि पुरोहितों और मस्जिदों के दिए गए जाने वाले महीने में मानदेय में 500 की बढ़ोतरी हुई है। अब उन्हें हर महीने 2000 का मानदेय मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सही तरीके से जमा किए गए सभी नए आवेदन राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम समुदायों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को बनाए रखने में मदद करेगा। तो मैं आपको बता दें, पुरोहितों और मौलानाओं का मानदेय बढ़ा। साथ ही आपको बता दें,
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साकेलिम में आयोजित जनता दरबार में आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने जनता को भरोसा दिया कि उनके मुद्दे का समाधान शीघ्र किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रीय नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से संवाद किया। सीएम ने लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार जनता की भलाई और कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। तो वहीं आपको बताते चले, साकेलिम में सीएम ने जनता दरबार लगाया, जहां इस दौरान जनता की समस्याओं को सुनते नजर आए। साथ ही उन्हें समय पर पूर्ण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साकेलिम में आयोजित जनता दरबार में आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने जनता को भरोसा दिया कि उनके मुद्दों का समाधान शीघ्र किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रीय नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से संवाद किया। सीएम ने लोगों को आश्वासन भी दिया कि सरकार जनता की भलाई और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। तो वहीं शिमला के कई इलाकों में आज बारिश हुई, जिससे मौसम ठंडा और सुहाना हो गया। हल्की बूंदाबांदी से लोगों ने गर्म कपड़े पहने और छाते साथ रखे। बारिश के कारण सड़कों पर हल्की भीड़ और वाहन धीमी गति से चल रहे थे। स्थानीय दुकानदारों ने भी मौसम के मुताबिक अपने स्टॉल को तैयार किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग सावधान रहे। तो वही आपको बताते चले, शिमला में बदला मौसम का मिजाज, जहां इसे लेकर सतर्क रहने का प्रशासन के तहत निर्देश भी जारी किया गया। शिमला के कई इलाकों में आज बारिश हुई, जिससे मौसम ठंडा और सुहाना हो गया। हल्की बूंदाबांदी से लोगों ने गर्म कपड़े पहने और छाते साथ रखे। बारिश के कारण सड़कों पर हल्की भीड़ और वाहन धीमी गति से चल रहे थे। स्थानीय दुकानदारों ने भी मौसम के मुताबिक अपने स्टॉल को तैयार किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग सावधान रहे। तो वहीं शिमला में बदलते मौसम को लेकर लगातार पर्यटकों की सावधानी के लिए निरंतर अपडेट्स जो है सरकार के तहत दिए जा रहे हैं। और सही मैं आपको बताते चले, शिमला के कई इलाकों में आज बारिश हुई, जिससे मौसम ठंडा और सुहाना हो गया। हल्की बूंदाबांदी से लोगों ने गर्म कपड़े पहने और छाते साथ रखे। बारिश के कारण सड़कों पर हल्की भीड़ और वाहन धीमी गति से चल रहे थे, जिसे लेकर यातायात में भी काफी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा। स्थानीय दुकानदारों ने भी मौसम के मुताबिक अपने स्टॉल को तैयार किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई है, जहां कुछ पर्यटक मौसम का मजा लेते नजर आए, वहीं साथ ही कुछ परेशान भी नजर आए। साथ ही पर्यटकों को सावधान रहने की सलाह भी सरकार के तहत दी जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।